मौर्य क्लासेस आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। बच्चों, आज हमारा डे 3 है, लेक्चर नंबर 3 है, जो हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 BA पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग व्यवस्था तंत्र वाला चैप्टर चालू किया था, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियो हमने बना दिया। पहले वीडियो में हमने व्यवस्था तंत्र का अर्थ और उसके लक्षण के बारे में बताया था। दूसरे नंबर की वीडियो में हमने व्यवस्था तंत्र के प्रक्रिया यानी क्रम के बारे में बताया था। और आज जो लेक्चर लेने जा रहा हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोगों को अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से समझना होगा और सीखना होगा। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ों का डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बिंदास होकर के मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी बड़ा आप लोग मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है। चलिए, उससे पहले वीडियो चालू करने से पहले सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें राधे राधे, फिर क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो बड़ा आज का टॉपिक है, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? व्यवस्था तंत्र का ढांचा। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग, यानी ऑर्गेनाइजिंग की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो बड़ा अगर मैं बात करूँ तो व्यवस्था तंत्र का जो ढांचा है बड़ा, वो कितने प्रकार के हैं? टोटल 5 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है रेखीय व्यवस्था तंत्र, जिसे कहते हैं लीनियर ऑर्गेनाइजिंग। और दूसरा है कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र, जिसका नाम है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा है औपचारिक व्यवस्था तंत्र, जिसे कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा है बड़ा अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र, जिसे कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड 5वां है श्रेणिक व्यवस्था तंत्र, जिसे कहते हैं मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे टोटल कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। बड़ा MCQ में भी पूछ लेते हैं, या तो एक वाक्य में या तो 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग यानी व्यवस्था तंत्र के ढांचा कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के ढांचा होते हैं: रेखीय व्यवस्था तंत्र, कार्य अनुसार व्यवस्था तंत्र, औपचारिक व्यवस्था तंत्र, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र, उसके बाद श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। ऐसे 5 प्रकार है, तो इसे अच्छे से याद रखना। इनमें से मैं जो पहला प्रकार है उसको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ, और ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। बड़ा सबसे पहले हम बात करेंगे रेखीय व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं। सबसे पहले उसका अर्थ समझेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 करके डिटेल में समझाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? रेखीय व्यवस्था तंत्र का अर्थ दे करके आकृति के द्वारा समझाइए। हाँ, इसमें एक आकृति होती है बड़ा, एक वो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। यानी कि व्यवस्था तंत्र का, रेखीय व्यवस्था तंत्र का अर्थ दे करके उसके आकृति की मदद से समझाइए। तो सबसे पहले बड़ा किताब के टेक्स्ट बुक में क्या लिखा गया बड़ा? किताब की भाषा है बड़ा, एकदम बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ। फिर सत्यम सर का आसान मतलब भी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए, क्या लिखा हुआ है? रेखीय व्यवस्था तंत्र जो है बाबू, वो सबसे प्राचीन और सरल प्रकार है बड़ा। याद रखना, MCQ में पूछा था, रेखीय व्यवस्था तंत्र सबसे प्राचीन है। और इसका उपयोग जो था बड़ा, इसका जो उपयोग है वो सेना में भी इसका वर्षों से उपयोग किया जा रहा है। मतलब इसका इस्तेमाल आज सेना, यानी सेना में भी इसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको हम सैन्य व्यवस्था तंत्र भी कहते हैं। तो याद रखना, रेखीय व्यवस्था तंत्र का दूसरा नाम क्या है? सैन्य व्यवस्था तंत्र। क्यों? क्योंकि ये सबसे प्राचीन और सरल है, इसको हम सेना में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे हम सैन्य व्यवस्था तंत्र भी कहते हैं बड़ा। याद रखना बड़ा, ठीक है। आगे बात करते बड़ा, इस व्यवस्था तंत्र में अधिकार केंद्रीकरण हमेशा उच्च स्तर के पास होता है बड़ा। याद रखना, इस रेखीय व्यवस्था तंत्र में जो अधिकार होता है बड़ा, वो पावर जो होता है वो सिर्फ एक और एक व्यक्ति के पास होता है। केंद्रीकरण मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास पावर होता है, एक ही व्यक्ति के पास अधिकार होता है, उसे केंद्रीकरण कहते हैं। मतलब केंद्रीकरण का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति के पास अगर अधिकार हो, पावर हो, तो उसे हम एक केंद्रीकरण कहते हैं। और केंद्रीकरण हमेशा उच्च स्तर वालों के पास ही होता है, जो टॉप लेवल पे होते हैं, जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, संचालक। ये सब कौन थे बड़ा? टॉप लेवल के लोग हैं। अब हम बात करेंगे रेखीय व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं बड़ा। तो याद रखना, यहाँ पर परिभाषा लिखा है बड़ा, इस परिभाषा को आप लोग ध्यान से समझना बड़ा। मैं अलग कलर लेता हूँ जो आपको समझाने के लिए बड़ा, ठीक है। अधिकार
और दायित्व, अधिकार और दायित्व का विभाजन सीधी रेखा में उच्च स्तर से तल नहीं बेटा, तल की जगह पे आएगा निम्न, तल की जगह पे क्या आएगा निम्न, निम्न स्तर, ठीक है, निम्न स्तर, ठीक है। चलिए, तो अधिकार और दायित्व का विभाजन सीधी रेखा में उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर किया जाता है और ऊपर से नीचे सीधी रेखा में अधिकार दिए जाने के कारण इसे रेखीय व्यवस्था तंत्र कहते हैं। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको रेखीय व्यवस्था तंत्र की परिभाषा याद हो गई होगी। क्या है? अधिकार और दायित्व का विभाजन सीधी रेखा में उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर किया जाता है। इसमें ऊपर से नीचे सीधी रेखा में अधिकार दिए जाने के कारण इसे रेखीय व्यवस्था तंत्र कहा जाता है। सत्यम सर का आसान मतलब सिस्टम, यहाँ सीधा और सिस्टम है, सीधा सिस्टम है, मतलब आर्मी में जनरल का हुक्म कर्नल से होते हुए सीधे सैनिकों के लाइन तक जाता है। यानी सारी पावर टॉप यानी बॉस के पास होती है, यानी पूरी ताकत, सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास होता है? बॉस के पास होता है। सबसे ज्यादा पावर किसके पास होता है? बॉस के पास होता है। तो आई होप रेखीय व्यवस्था तंत्र की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस परिभाषा को आप क्या करना है, नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है बेटा। ये परिभाषा आप लोगों को याद रखना है कि सर रेखीय व्यवस्था तंत्र किसे कहते हैं। अब उसकी रचना कैसे हुई, अब दूसरा टॉपिक क्या है बेटा? रचना। पहला हमने क्या सीखा? अर्थ। दूसरा क्या सीखेंगे? रचना। इस प्रकार की व्यवस्था तंत्र में इकाई को अलग अलग विभागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। यानी इकाई को, व्यवस्था तंत्र की इकाई को अलग अलग विभागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है और प्रत्येक के लिए अलग विभागीय अधिकारी की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। यह व्यवस्था तंत्र कार्य अनुसार नहीं बल्कि विभाग अनुसार होने से इसे विभागीय व्यवस्था तंत्र भी जाना जाता है। मतलब यहाँ पर ज्यादातर काम पर फोकस नहीं किया गया, किस पे फोकस किया गया? विभाग के ऊपर फोकस किया गया है। यानी यहाँ पर कार्य अनुसार नहीं हो रहा है बल्कि विभाग के अनुसार कार्य हो रहा है, इसलिए इसे विभागीय व्यवस्था तंत्र भी कहते हैं। याद रखना, रेखीय व्यवस्था तंत्र का दूसरा नाम क्या है? विभागीय व्यवस्था तंत्र भी कहते हैं। एग्जाम में नाम चेंज करे तो कंफ्यूज मत होना, सैन्य व्यवस्था तंत्र भी रेखीय व्यवस्था तंत्र को कहते हैं, विभागीय व्यवस्था तंत्र भी रेखीय व्यवस्था तंत्र को कहते हैं। इस बात का याद रखना बेटा, ठीक है। रचना क्लियर हुआ? अब आते बेटा, अब हम बात कर लेते हैं उसकी स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते बेटा। स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा बेटा। चलो, रेखीय व्यवस्था तंत्र का स्ट्रक्चर हम लोग समझते बेटा। चलो समझते हैं। देखो, सबसे टॉप पर कौन आता है बेटा? संचालक मंडल आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं। सबसे टॉप पर कौन आता है? संचालक मंडल आता है बेटा। इनके पास ये लोग क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं बेटा। कंपनी के बड़े बड़े जो डिसीजन होते हैं बेटा, वो निर्णय कौन लेता है? संचालक मंडल लेता है। संचालक मंडल के नीचे कौन आता है? जनरल मैनेजर। और जनरल मैनेजर के नीचे 3 लोग आते हैं बेटा। कौन कौन आते हैं? सर, उत्पादन विभाग आता है, प्रबंध यानी व्यवस्था तंत्र विभाग आता है और विक्रय विभाग आता है। चलो, जनरल मैनेजर के नीचे कितने लोग आते हैं? 3 लोग आते हैं। कौन कौन आता है? उत्पादन विभाग, प्रबंधकीय विभाग और विक्रय विभाग आता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं उत्पादन विभाग में भी 2 लोग होते हैं, एक क्रय अधिकारी होता है, एक उत्पादन अधिकारी होता है। प्रबंध में भी 2 होते हैं, एक प्रबंध अधिकारी होता है, एक हिसाबी अधिकारी होता है। विक्रय में भी 2, एक विक्रय अधिकारी होता है, एक विज्ञापन अधिकारी होता है। तो आई होप आप लोगों को याद हो जाएगा। देखो, एक तो सेम हो रहा है ना, सेम वाला याद हो जाएगा। उत्पादन में क्रय आएगा, प्रबंध में हिसाबी आएगा, विक्रय में विज्ञापन आएगा, तो तीनों चीजें याद हो जाएगा बड़ा, है ना। उत्पादन में क्रय आएगा, प्रबंध में हिसाबी आएगा, विक्रय में विज्ञापन आएगा। तो आई होप ये चीजें आप लोगों को याद हो जाएगा। क्रय अधिकारी के नीचे कौन आता है बड़ा? लिपिक। उत्पादन अधिकारी के नीचे कौन आता है भाई साहब? सुपरवाइजर आता है। सुपरवाइजर के नीचे कौन आता है? फोरमैन आता है। और फोरमैन के नीचे कौन आता है? श्रमिक, मजदूर आती है। और प्रबंधक अधिकारी में लिपिक, विक्रय में सेल्समैन और विज्ञापन में कर्मचारी। ये सब तो आपको छोटे छोटे हैं जो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा मैडम। एग्जाम में खाली अगर आकृति पूछे तो 2 नंबर में आकृति आता है बेटा, वो भी आप लोगों को याद रखना है।
अब बेटा ये जो आकृति बनाया है बेटा, ये जो आकृति है, इस आकृति को कैसे पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है, वो पॉइंट को मैं बेटा बनाया हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से, उसे भी समझा देता हूँ बेटा। चलिए ये है बेटा उसके पॉइंट्स, अच्छे से समझना बेटा। पहला पॉइंट क्या है बेटा, ये मत देखना बेटा, ये सब मत देखो, यहाँ पर देखो। पहला पॉइंट क्या है, रेखीय व्यवस्था तंत्र सबसे ऊंचे अधिकार किसके पास होता है बेटा, संचालक मंडल के पास होता है। पहली लाइन यहाँ तक क्लियर। इनका काम क्या होता है, ये लोग संचालक मंडल का काम क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, सभी नीति विषयक निर्णय लेने का कार्य ये लोग संचालक मंडल के पास होता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, जनरल मैनेजर। इन लोगों का काम क्या है, संचालक मंडल से आवश्यक प्रशासनिक जनरल मैनेजर को प्राप्त होता है। जनरल मैनेजर ये क्या करते हैं, मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी, मतलब एक तरीके के सीईओ के रूप में कार्य करते हैं। इनका मुख्य उत्तरदायी संचालक मंडल द्वारा किए गए निर्णय और नियतियों को विभागीय अधिकारी के माध्यम से पूरी तरीके से लागू करवाना, ये सब काम किसका होता है, जनरल मैनेजर वाले का होता है। और जनरल मैनेजर किसको भेजते हैं, विभागीय अधिकारी को। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे उत्पादन डिपार्टमेंट है, विक्रय डिपार्टमेंट है और प्रबंध डिपार्टमेंट, ऐसे 3 डिपार्टमेंट है बड़ा, और तीनों डिपार्टमेंट को काम देते हैं। जैसे उत्पादन वाले क्या करते हैं, निर्माण और उत्पादन से संबंधित कार्य करते हैं। विक्रय वाले क्या करते हैं, बाजार और बिक्री से संबंधित व्यवहार करते हैं। प्रबंध वाले कार्यालय कार्य, मानव संसाधन और सामान्य प्रशासनिक कार्य, ये सब कौन करते हैं, ये तीनों विभाग करता है। चौथा नंबर पे कौन आता है, अधिकारियों की नियुक्ति और उत्तरदायित्व, मतलब प्रत्येक विभाग में विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्यों के आधार पर क्रय अधिकारी, उत्पादन अधिकारी, विक्रय अधिकारी जैसे सक्षम अधिकारी को नियुक्त किए हैं। ये सभी क्या करते हैं, अपने अपने संपूर्ण विभाग में सुचारू संचालन कार्य का उच्च प्रबंधन पूरी तरीके से उत्तरदायित्व निभाते हैं बड़ा। एंड पांचवा, अधीनस्थ कर्मचारी के श्रमिकों का स्थान का बड़ा, इस विभागीय अधिकारी में बड़ा कौन होता है, पहले सुपरवाइजर होता है, फिर उसके नीचे फोरमैन होता है, फिर लिपिक होता है। जो कर्मचारी कार्य करते हैं संगठन सबसे निचले स्तर पे फोरमैन आता है, सीधा नियंत्रण दिशा निर्देशन करता है। जो श्रमिक कार्य करते हैं, जो वास्तविक धरातल उत्पादन का कार्य में अंजाम देते हैं, मतलब सबसे नीचे कौन काम करता है बड़ा, श्रमिक लोग, जो सबसे नीचे ईमानदारी से अपना काम करते हैं बड़ा। एंड 6 नंबर पॉइंट क्या है बड़ा, इस व्यवस्था तंत्र में आदेश एक ही श्रृंखला के होते हैं बड़ा, यानी अधिकार और दायित्व 2 विपरीत दिशा होता है बड़ा। एक होता है अधिकार का प्रभाव, दूसरा होता है दायित्व का प्रभाव। अधिकार हमेशा क्या होता है, उच्च से निम्न की ओर होता है, याद रखना। अधिकार हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है, क्योंकि अधिकार सबसे पास किसके पास होता है, सबसे टॉप वाले के पास होता है, वो किसको देता है, नीचे वाले को देता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर होता है। और जबकि दायित्व जो होता है उल्टा, नीचे से ऊपर की ओर होता है, मतलब ये नीचे वाला बंदा क्या करेगा, अपनी जिम्मेदारी पूरा करेगा और रिपोर्ट बना के ऊपर वाले को भेजेगा। मतलब ये जो होता है बड़ा, ये क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। ये क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, ठीक है। अब बड़ा ये तो हमने बताया उसके बारे में, जो हमने टेबल बनाता है उसको अपने बारे में, मतलब उसके बारे में 6-7 लाइन आपको लिखना है बड़ा। इसके बारे में, इसके बारे में लिखना है बड़ा, इसके बारे में, ये जो टेबल है इसके बारे में 6-7 लाइन आपको लिखना है बड़ा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है बड़ा, ऐसे ये पॉइंट नहीं बना को चलेगा, ये सब जो पॉइंट है बड़ा, ये पॉइंट नहीं बना को चलेगा, खाली जो लिखा हुआ ना बड़ा, इसी को पढ़कर आपको 6 पॉइंट आपको क्या करना है, बढ़िया से बना देना है। मैंने इस तरीके से इसलिए बनाया जिससे आपको समझ में आए और आपको समझा सकूँ बड़ा, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। अब मैं बताने जा रहा हूँ रेखीय व्यवस्था तंत्र की अनुकूलता कहाँ होती है, मतलब रेखीय व्यवस्था तंत्र ज्यादातर कहाँ पर दिखाई देता है। देखो, जहां पर व्यावसायिक इकाई का कद क्या हो, छोटा हो, पहला पॉइंट। जहां पर व्यावसायिक इकाई का कद छोटा हो वहां पर रेखीय व्यवस्था तंत्र अनुकूल है। जहां पर कार्य क्षेत्र कैसा हो, सीमित हो, वहां पर क्या है, वहां पर क्या है बड़ा, रेखीय व्यवस्था तंत्र अनुकूल है। और साथ ही नियंत्रण और अनुशासन प्रश्न कम हो, इस प्रकार की इकाई व्यवस्था तंत्र अधिक अनुकूल होता है। जहां पर प्रश्न कम पूछे जाते हैं, अनुशासन कम होते हैं, कंट्रोलिंग कम होता है, वहां पर रेखीय व्यवस्था तंत्र की जरूरत पड़ती है। यानी जहां पर कंपनी की सीईओ छोटी हो, लिमिटेड काम होता हो, कड़क अनुशासन चाहिए हो, ठीक है, ये सब सिस्टम क्या है, बेस्ट है। तो ये सब क्या आएगा बड़ा, रेखीय व्यवस्था तंत्र। आई होप आज का टॉपिक आपको रेखीय व्यवस्था तंत्र से संबंधित सारे के सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये याद भी हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।
आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे नोट्स कंटेंट लाते रहेंगे और ऐसे ही आप लोगों को पढ़ते रहना है। एग्जाम फोड़ के ना, दबा के लिखना ना, जोरदार पेपर लिख के आना बड़ा। मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चे अच्छे तरीके से पेपर को लिख कर आएंगे। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं। हाँ, अगर मेरी कोई भी बात अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो बिंदास बड़ा आप लोग मैसेज कर सकते हो। तो इसीलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। नोट्स कौन बना रहे? सत्यम मौर्य, यानी कि मौर्य क्लासेस के को फाउंडर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।